हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम मस्त। चलो अच्छा है। जीआईएस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे और मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैथमेटिक्स से मैं पढ़ाऊँगा आपको। मनीष शर्मा नाम है मेरा। और जैसा कि आपने कुछ क्लासों के अंदर देख भी लिया है, हमने टॉपिक शुरू कर दिए थे, है ना। तो एक बार हम उन्हीं टॉपिकों को स्टार्टिंग से लेंगे, है ना। दोबारा से जैसे कुछ बच्चे रह गए होंगे हमारे पास से, तो एक बार शुरू से हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और नोट्स वगैरह मैं सारे आपको यहीं से बनवा दूँगा, ठीक है। तो टॉपिक जो हमने शुरू कर रखा था वो हमारा था बेटा, एक बार बता दूं मैं आपको, सेट्स था। क्या था? सेट्स अर्थात समुच्चय। समुच्चय वाले टॉपिक को हमने शुरू कर रखा था। तो एक बार फिर से मैं उसको आपको स्टार्टिंग से ही शुरू कराऊंगा दोबारा से, ठीक है। और 11th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम यहाँ से लेकर चलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, समुच्चय अर्थात सेट्स, ठीक है। बड़े ध्यान से और आपको बारीकियों को समझते हुए यहाँ से चलना है। जैसे हमने ऑफलाइन जो क्लासेज के अंदर देखा था, सेम उसी पैटर्न पर हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊंगा, समुच्चय के बारे में बताऊंगा बेटा, ठीक है। समुच्चय अर्थात सेट्स। सेट्स भी हम इसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम इसे सेट्स के नाम से जानते हैं। अर्थात समुच्चय क्या होता है, एनसीईआरटी का ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा बेटा। एनसीईआरटी 11th क्लास का ये हमारा पहला चैप्टर है, सेट्स अर्थात समुच्चय। समुच्चय होता क्या है बेटा? सबसे पहले बात है कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय अर्थात एक समूह, समुच्चय अर्थात एक समूह अर्थात एक संग्रह। क्या बेटा? संग्रह। अब संग्रह कैसे भी हो सकता है, समूह कैसे भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, जब हम एक साथ बैठे हुए थे, अर्थात विद्यार्थियों का एक सेट बन रहा था, एक समुच्चय बन रहा था। मान लो 20 विद्यार्थी एक जगह बैठे हुए हैं, तो वो एक समूह के अंदर बैठे हुए हैं, वो एकत्रित हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे, समूह कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक जगह क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे ये किसी भी प्रकार हो सकता है, ऐसे ये किसी भी प्रकार से समझाया जा सकता है। अर्थात कुछ वस्तुएं एक जगह एकत्रित की जाती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। लेकिन वो परिभाषित तरीके से होना चाहिए, सुपरिभाषित तरीके से होना चाहिए। अभी मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाता हुआ चलूँगा कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। तो हम सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा सीखते हैं कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह या समूह बोल लें आप उसे, एक ही बात होती है। एक जगह पर हम उसे क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। और हम इन्हें एकत्रित करके एक मंझला कोष्ठक जो होता है उसके अंदर व्यक्त करते हैं। किसके अंदर व्यक्त करते हैं बेटा? मंझले कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय को मंझले कोष्ठक से व्यक्त किया जाता है। इसके अंदर जो अवयव लिखे होंगे वो हमारे समुच्चय के अवयव होंगे। जैसे मैं आपके सामने यहाँ से लिख देता हूँ 1 2 3। ये हमारे पास कोई समुच्चय है, कैपिटल ए, ठीक है बेटा। ये मैंने समुच्चय का कोई नाम दे दिया, ठीक है।
समुच्चय के अवयवों को हमेशा कैसे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। कैसे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है बेटा? मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो मंझले कोष्ठक के अंदर जो ये अवयव लिखे हुए हैं ये समुच्चय को व्यक्त कर रहा है। मंझला कोष्ठक किसको व्यक्त कर रहा है? समुच्चय को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये अवयव जो है ना ये एक व्यवस्थित तरीके से है। मैंने परिभाषा में आपको क्या बोला बेटा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, तो आपसे मैं क्या बनवा रहा हूं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, और आप बना रहे हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के संग्रह में सबसे पहले आपने लिख दिया विराट कोहली। ठीक है, क्या लिख दिया? विराट कोहली लिख दिया। फिर आपने राहुल द्रविड़ को लिख दिया। फिर आपने वीरेंद्र सहवाग को लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपके अनेक नाम हो सकते हैं और ये सारा कुछ एक मंझले कोष्ठक के अंदर आ जाएगा। ये आपने अपने भाव रखे मेरे सामने कि सर विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनमें सबसे पहले हमने विराट कोहली को बताया, राहुल द्रविड़ को बताया, वीरेंद्र सहवाग को बताया, सचिन तेंदुलकर को बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये विश्व के महान अर्थात सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का एक संग्रह बना दिया। मंझले कोष्ठक में ये सारा कुछ बंद कर दिया जाता इस तरह से। ठीक है बेटा, अब बात आती है दूसरी वाली। दूसरा पहलू क्या आता है? ये तो आपके विचार हो गए, मैंने आपसे पूछा, आपने अपने विचार रख दिए, लेकिन मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछा अर्थात दूसरे स्टूडेंट से पूछा मैंने, तो उसने अपने विचार रखे। उसके विचारों में विराट कोहली का कहीं भी नाम नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विराट कोहली को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं करते हैं, बहुत से वीरेंद्र सहवाग को पसंद नहीं करते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग भाव हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग समझाने के तरीके हैं। तो जब ऐसा मिल जाता है कि वो एक जैसे विचार अपने मेल नहीं खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सुपरिभाषित नहीं है और हम उसे समुच्चय के अंदर व्यक्त नहीं करा सकते। हम समुच्चय के अंदर उसे ही व्यक्त कराएंगे जहां हमारे विचार, जहां हमारे मेल एक समान होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याएं, सारी संख्याएं मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार यहां पर आपको सारा कुछ दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्या कहा बेटा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आप फटाक से बना देंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह आपने प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बना दिया। अब ये सारे विद्यार्थी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही विद्यार्थी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये बनाएगा। सारे विद्यार्थी जिससे भी ये पूछा जाएगा सारे लोग इसी को बनाएंगे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। अब आप कहो सर हम तो अलग बनाएंगे, तो अलग आप बना ही नहीं सकते। प्राकृत संख्या तो यही होती हैं, अगर आप अलग से कुछ बनाते हो तो फिर वो आपका गलत है, फिर वो आपका गलत है। ठीक है, सुपरिभाषित तो है लेकिन वो आप गलत बना रहे हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है प्राकृत संख्याओं के बारे में। ठीक है, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है बेटा? 1 2 3, ये 1 से अनंत की ओर जा रही है। अभी जो मैं आपको संख्या पढ़ाऊंगा ना उसमें प्राकृत संख्या को सिस्टम से बताऊंगा कैसे बनी प्राकृत संख्या और किस तरह से और संख्याएं भी इसके आगे होती हैं, वो सारा संख्या पद्धति के अंदर आएगा। अभी तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि प्राकृत संख्याओं को एक समुच्चय के अंदर बनाओ, तो हम प्राकृत संख्याओं को ऐसे समुच्चय के अंदर बना के बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सेट्स क्या होता है? सेट्स क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड अर्थात एक परिभाषित तरीके से जमा होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ठीक है बेटा, सेट्स कहेंगे।
अर्थात सेट्स कहेंगे। ठीक है, हम जैसे कि अब हम 11th क्लास के अंदर आए हैं, तो हम जैसे ही हमारा कोर्स खरीदने जाएंगे, हम दुकान पर जब जाएंगे तो हम उससे क्या बोलेंगे कि 11th मैथ का एक सेट बना कर दे दो, 11th मैथ का एक सेट बना कर दे दो। तो वो हमें क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, वो हमें एक फिजिक्स की बुक, एक केमिस्ट्री की बुक, एक मैथ की बुक और हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी तो आपको दहेज में मिले हैं, वो तो आपके पास रहने ही थे। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेते, हिंदी इंग्लिश तो कहीं नहीं जाने वाले थे, वो तो आपको दहेज में मिले हैं, वो तो हमारे पास रहेंगे ही। आपने अपनी तरफ से जो चयन किया है वो साइंस का किया है, और साइंस में भी आपने जो चयन किया है वो गणित का किया है। ठीक है, क्योंकि साइंस लेते ही फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, और हिंदी इंग्लिश तो दहेज में मिले, 4 तो हो ही गए। हमने क्या चुना, हमने गणित को चुना। ठीक है, साइंस लेते ही फिजिक्स केमिस्ट्री आ चुके थे, हमने गणित को चुना। हम चाहते तो बायोलॉजी भी ले सकते थे, लेकिन हमने गणित को चुना है। तो वो दुकानदार जो है वो हमें 11th साइंस अर्थात साइंस मैथ का सेट बना के देगा, और उसमें कौन कौन सी बुक देगा वो हमें एक साथ बना के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी और इंग्लिश ये सारा कुछ वो जमा के अर्थात आपको एक सेट बना के तैयार कर देगा। आप ऐसे ही बोलते हैं दुकान पर जाके कि एक सेट बना के दे दो। ठीक है, जैसे लड़कियां होती हैं, लेडीज होती हैं, वो दुकान पर जाकर क्या बोलती हैं कि हमें एक चूड़ियों का सेट बना दो। क्या कहती है कि हमें एक चूड़ियों का सेट बना दो। तो वो दुकानदार चूड़ियों का सेट बहुत व्यवस्थित तरीके से जमा करके उन्हें दे देता है। तो वो एक समूह बना दिया, वो एक संग्रह बना दिया। किसका बना दिया, चूड़ियों का बना दिया। और आप जो बुक खरीद रहे हो उसने एक संग्रह बनाया, एक समूह बनाया, किसका, 11th साइंस से अर्थात मैथ की किताब, 11th साइंस मैथ की किताबों का। ठीक है, तो इस तरह की जो वस्तुएं होंगी जिन्हें हम एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, एक संग्रह के अंदर जमा सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा सेट्स होता है। अर्थात दोबारा बताता हूं मैं आपको, परिभाषाएं मैं आपको इतनी सरल भाषा में लिखाऊंगा, जैसा समझाऊंगा ना ऐसे ही भाषा में परिभाषा होगी। परिभाषा कभी भी आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको बहुत ही सरल भाषा में सारी परिभाषाएं बताई जाएंगी। जैसा समझाया जाएगा ना वैसा ही आपको कॉपी में लिखाया जाएगा। ठीक है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं बेटा, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी समुच्चय की परिभाषा हो गई। और समुच्चय का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो बेटा क्या होता है, मंझला कोष्ठक होता है। क्या होता है बेटा, समुच्चय का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, मंझला कोष्ठक होता है। मंझले कोष्ठक के अंदर इस तरह से आपको अवयव मिलेंगे, इस तरह से आपको अवयव मिलेंगे। ठीक है, और इसे हम किससे व्यक्त कर देंगे, समुच्चय से कर देंगे। ऐसा और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे देखें आप, समुच्चय b बराबर, इस तरह भी कुछ आपको लिखा मिल सकता है बेटा। ठीक है, ये भी क्या है, एक समुच्चय है। ये भी क्या है बेटा, एक समुच्चय है। ठीक है, इसके अंदर भी अवयव लिखे हुए हैं। अब अंक भी हो सकते हैं इस तरह से, नाम भी हो सकते हैं इस तरह से, और बीजगणित भी हो सकता है इस तरह से। इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमेशा इस तरह के अंक होने चाहिए, क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, दोनों के किसी भी तरह से हो सकता है। इस तरह से वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से जमा होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो अवयव लिखे हुए हैं ये मैंने आपके सामने स्मॉल लिखे हैं। कैसे लिखे हैं बेटा, स्मॉल लिखे हैं, छोटे अक्षर मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, समुच्चय में क्या होता है बेटा, समुच्चय को यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इस जगह पर, यहाँ पर हमेशा समुच्चय को व्यक्त करने के लिए कैपिटल चिन्ह काम में लिया जाता है। कौन सा चिन्ह काम में लिया जाता है बेटा, कैपिटल चिन्ह काम में लिया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला का यहाँ पर कैपिटल चिन्ह काम में लिया जाता है। लेकिन जो अंदर की बात है, जो अवयवों की बात है, उसमें क्या होता है बेटा, अधिकांशतः ये अक्षर, ये अवयव स्मॉल होते हैं। मैंने एक शब्द लगाया, कौन सा लगाया, अधिकांशतः। क्या लगाया बेटा, अधिकांशतः। अधिकांशतः का मतलब है कि अधिकांश तो ये स्मॉल होंगे, लेकिन कभी कभी ये कैपिटल आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा नहीं है कि ए बराबर मैं ऐसे बना दूं ALWR, ऐसा मैं कुछ बना दूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। ऐसा नियम नहीं है कि हमेशा ये स्मॉल आते, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, अधिकांशतः समुच्चय के अंदर वाले जो अवयव हैं वो स्मॉल आते हैं, ठीक है। जैसे कोई बी समुच्चय बना देता हूं मैं, ठीक है भाई, जैसे MAT, स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। चलो मैं इतना ही रोक देता हूं इसको, ठीक है, MAT और ये H। अब इसमें भी आप देखें, ये कैसे दिख रहे हैं आपको, ये कैसे दिख रहे हैं आपको, कैपिटल दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा यहां स्मॉल आएगा, ये कैपिटल भी आ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कोई समुच्चय है। यहाँ पर हमारे पास कितने अवयव हैं, काउंट करके बताया जाए तो कितने अवयव हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 अवयव हैं। कितने अवयव हैं बेटा, 4 अवयव हैं, ठीक है। अब एक दो बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा था इसमें कि सर जैसे ये ए से शुरू हो रहा है तो क्या आप इसे ए से व्यक्त करेंगे, सर ये एम से शुरू हो रहा है तो क्या आप इसे एम से व्यक्त करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सी बार क्या संयोग से एग्जाम्पल ऐसे बैठ जाते हैं कि ए से शुरू हो रहा है तो ए, बी से शुरू हो रहा है तो बी, सी से शुरू हो रहा है। ये तो नाम है समुच्चय के, ये तो समुच्चय के नाम है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है। ये अपने अवयव हैं, ये अपने अवयव हैं, इनका इससे कोई संबंध नहीं होता है। अवयवों का समुच्चय या भार कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। ये इसका नामकरण है, कुछ भी आप इसका करा सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है भाई। और ये अंदर वाले क्या है बेटा, अवयव हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा कि समुच्चय के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। धीरे धीरे मैं आपको बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे करके। हाँ, कहीं आप ये सोच लें कि एक ही क्लास में सर ने तो समुच्चय खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी धीरे धीरे करके, अभी तो शुरुआत है इसकी, ठीक है। जितना हो सकता है उतना हम यहाँ से पहली वीडियो में देखेंगे, फिर इससे आगे देखेंगे, इससे आगे, इस तरह लगातार हम चलते जाएंगे और चैप्टर हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो समुच्चय के अंदर विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि अवयवों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, अवयवों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक अवयव 2 बार आ जाए, एक अवयव 2 बार आ जाए। जैसे ये लिखा हुआ है ए, 1 2 3, कुछ भी नाम हो सकता है इनका। जैसे ये सी मान लिया मैंने, 3 4 5 6, कुछ भी लिख दें अवयव आपके मन से, जहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इनमें तो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि इधर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इधर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि समुच्चय के अंदर एक अवयव 2 बार नहीं आता है, ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है भैया। अच्छा जी, एक बात और सुनेंगे आप यहाँ से कि जैसे हमारे पास कोई शब्द आ जाता है, जैसे हमारे पास कोई शब्द आ जाता है, फिर हम उस शब्द से मान लो समुच्चय बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूं। जैसे आपको अलवर दे दिया कोई शब्द, क्या दे दिया, अलवर। आपसे कहा कि अलवर शब्द का समुच्चय बनाइए, क्या कहा आपसे, अलवर शब्द का समुच्चय बनाइए। तो अलवर शब्द का समुच्चय हम कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे आप यहाँ से। हम प्रत्येक अक्षर को समुच्चय के अंदर लिखेंगे और कॉमा लगाकर अर्धविराम के चिन्ह के द्वारा। समुच्चय में ऐसा होता है, प्रत्येक अवयव को अर्थात प्रत्येक अक्षर को, अक्षर अवयव ये पर्यायवाची है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव को आप समुच्चय के अंदर मंझले कोष्ठक के अंदर लिखोगे। और कैसे लिखोगे, अर्धविराम से अर्थात कॉमा लगा करके लिखोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से ए ले लिया, अब मैंने यहाँ से एल ले लिया,
अब मैंने यहाँ से W ले लिया, अब मैं यहाँ से A लूँगा, लेकिन मैं A यहाँ पर नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा भाई मैं A को यहाँ पर? क्यों नहीं लिखूँगा भाई मैं A को यहाँ पर? सुन पा रहे हैं ना आप? क्यों नहीं लिखूँगा? समझ भी गए होंगे कि मैं A को क्यों नहीं लिखूँगा, समझ गए होंगे, क्योंकि A पहले ही लिख चुका हूँ, A पहले ही लिख चुका हूं, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि समुच्चय के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है जी, तो A आ गया, L आ गया, W आ गया, A यहां से फिर से नहीं आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ठीक है, एक अवयव को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है बेटा, एक अवयव को 2 बार नहीं लिखना है, अर्थात समुच्चय के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको किसका बना के बताया? अलवर का बना के बता दिया। ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, जैसे मैं आपको नगर का बना के बताता हूँ। किसका बना के बताता हूँ? नगर का बना के बताता हूँ। ठीक है, नगर कोई शब्द है हमारे सामने, क्या है? नगर कोई शब्द है हमारे सामने। हम इस नगर का क्या बनाना चाह रहे हैं? समुच्चय बनाना चाह रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, नगर का N आ जाएगा, A आ जाएगा, G आ जाएगा। अब A हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। फिर R आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। और ये हमारा बन चुका है किसका? नगर का समुच्चय। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अपनी किताब में भी इस तरह के सवाल हैं। आपको कोई शब्द मिलेगा और आप उस शब्द के अनुसार क्या बनाओगे? समुच्चय बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? समुच्चय बनाओगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको समुच्चय में बताऊंगा, अभी तो ये शुरुआत है। समझ रहे हैं ना आप बात को? देखें बेटा आगे, जैसे मैथमेटिक्स का बनाते हैं, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का बना के बताते हैं। इस बहाने से आपको मैथमेटिक्स की मीनिंग भी याद हो जाएगी। आखिरकार आप पता है क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं। तो गणित को मैथमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। प्रत्येक बच्चे को मैथमेटिक्स की मीनिंग तो आनी ही चाहिए, प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। हाँ, अगर मैथमेटिक्स की मीनिंग कोई बच्चा नहीं जानता तो ये बड़ा बेइज्जती का काम हो जाता है। भाई गणित पढ़ रहे हैं और गणित की मीनिंग नहीं पता। समझ रहे हैं आप बात को? मैं कोई आपसे संस्कृत की नहीं पूछ रहा हूँ, सोशल साइंस की नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो तो आना चाहिए, वो तो आना ही चाहिए। समझ रहे हैं बेटा? तो मैथमेटिक्स का हम क्या बना रहे हैं? समुच्चय बना रहे हैं। हमारा वही काम है पहले वाला, क्या? प्रत्येक अक्षर को लिखना है, लेकिन कॉमा लगा के। और लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, एक अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करानी है साहब, बिल्कुल नहीं करानी है साहब। ठीक है, देखें बेटा आप आगे, इसका बना के बताता हूं मैं आपको। तो M आ जाएगा बेटा, A आ जाएगा बेटा, T आ जाएगा, H आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है जी, E के बाद M का नंबर आना है, पर M नहीं आएगा क्योंकि M पहले ही आ चुका है। A भी नहीं आएगा, वो पहले आ चुका है। T भी नहीं आएगा, वो पहले आ चुका है। I का नंबर ले लो, अब C का नंबर ले लो, और अब S का नंबर ले लो। S नहीं आया, और मंझला कोष्टक बंद कर दो साहब, मंझला कोष्टक बंद कर दो। मंझला कोष्टक बंद करना जरूरी है, तभी ये समुच्चय बनेगा, है ना? आपने मंझला कोष्टक नहीं लगाया, अवयव खुले छोड़ दिए, कोई समुच्चय नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो लिखा हुआ है, मीनिंग लिखते हैं जैसे कॉमा लगा के वो लिखी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मंझला कोष्टक आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है भाई,
तो ये हमने किसका बनाया बेटा, मैथमेटिक्स का बनाया। किसका बनाया, मैथमेटिक्स का बनाया। कोई त्रुटि हो जाए तो आप बता देना कमेंट करके, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं बैठे हुए हो, नहीं तो सामने होते तो हम आपकी शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि हाँ कहीं कोई त्रुटि हो गई है। ठीक है, तो आपकी शक्ल यहाँ से हम देख नहीं पा रहे हैं। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, जब तक नहीं बताओगे, भाई कोई भी मैथमेटिकल में त्रुटि हो सकती है, गलतियाँ हो सकती हैं कैलकुलेशन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, हाँ तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है ना। वैसे मैं पूरा ध्यान रखूंगा, पर फिर भी भाई गणित पढ़ रहे हैं, छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं यहाँ पर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हमने किसका बनाया, मैथमेटिक्स का बनाया। किसका बनाया बेटा, मैथमेटिक्स का बनाया। एक और बनवाता हूं मैं आपसे, स्कूल का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, ये किताब में भी है शायद आपके, स्कूल का। ठीक है, स्कूल एक शब्द है, हम इसका समुच्चय बनाते हैं तो क्या बनेगा स्कूल का, देखो बेटा SCHO एक बार ही आएगा, ओ एक बार ही आया क्योंकि 2 बार है ना इधर, लेकिन अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करानी थी इसलिए एक बार ही आएगा। ठीक है भाई, ये मैंने बहुत सारे आपको समुच्चय बना बना के बता दिए। आप इनका नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको A मान सकते हैं, आप इसे B मान सकते हैं, आप इसे C मान सकते हैं, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से व्यक्त किए जाते हैं, तो वो कैपिटल अक्षर कोई भी हो सकता है। अधिकांशतः हम ABCD तक ही रुक जाते हैं, क्योंकि इतने ही समुच्चय हम एक सवाल के अंदर दिए होते हैं। मैक्सिमम 4-5 सवाल, मतलब 4-5 समुच्चय होते हैं, आगे भी हैं तो फिर आगे अल्फ़ाबेट काम में लिया जा सकता है। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब देखो इसमें एक बात सुने बेटा, मैंने जो भी बनाया ना ये सारा देखें आप, सारा कैपिटल अक्षरों का था। कैसा था, कैपिटल अक्षरों का। तो वो बात हमारी क्लियर होती है, कौन सी वाली बात, कि अवयवों को अधिकांशतः स्मॉल लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा इसको स्मॉल लिया जाए। मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया वो सारा कैपिटल का दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये शब्द हैं सारे के सारे कैपिटल अक्षर में लिखे हुए थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा लिखे होते हैं, कहीं स्मॉल भी आ जाएगा तो वहाँ पर स्मॉल लिख दिया करेंगे। ठीक है, जैसा अक्षर है वैसा आप उसके अंदर लिख दोगे। तो ये मैंने आपको जो बताया, ये मैंने आपको बताया कि समुच्चय जो होता है बेटा, समुच्चय जो होता है उसमें अवयव का समुच्चय कैसे बनाया जाता है, अवयव का समुच्चय कैसे बनाया जाता है। तो एक बार और सुनेंगे ध्यान से समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जो वस्तु होती हैं उनका एक सुपरिभाषित संग्रह अर्थात एक समूह, वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, और अवयवों को अधिकांशतः स्मॉल अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। और ये मैंने आपको कुछ शब्दों के समुच्चय बनवाए हैं, और विशेष बात ध्यान रखनी है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक वेल डिफाइंड अर्थात सुपरिभाषित कैसे होना चाहिए, जैसे भैया ये जो काम था ना, ये समुच्चय के अंदर नहीं आता, ये समुच्चय के अंदर नहीं आता, ये नहीं आता वेल डिफाइन में। क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की राय अलग अलग है। आप तो इनको महान खिलाड़ी मान रहे हो, मैं और किसी को मानूंगा। आप मेरे गांव में चले जाओ, वो आपसे कहेंगे मेरे बारे में, मनीष शर्मा तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मनीष शर्मा तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो तो भारत की टीम में होना चाहिए, पर दिन खराब है, वो गांव में खेल रहा है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। जहां ऐसे विचार आने लग जाएंगे वो सुपरिभाषित नहीं है, हम उस चीज को संग्रह के अंदर नहीं जमा सकते, बिल्कुल नहीं जमा सकते। समझ गए ना आप बात को। हम संग्रह में वही जमाएंगे जहां से सबके विचार एक जैसे मिले, सारे मेल मिल जाने चाहिए। ठीक है भैया, अलग अलग नहीं भगना चाहिए, एक इधर भग रहा है एक इधर भग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए समुच्चय के अंदर। ऐसा हो रहा है तो वो फिर परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, वो समुच्चय में नहीं जमाया जा सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
एक चिन्ह काम में आता है। समुच्चय जब पढ़ते रहते हैं ना, समुच्चय जब हम पढ़ते रहते हैं तो एक चिन्ह काम में आता है बेटा, एक चिन्ह काम में आता है ये वाला। ये कोई एक चिन्ह है, ये कोई सिंबल है अपना मैथमेटिक्स में, ये वाला सिंबल बेटा एक बार में दिख गया होगा आपको, नहीं दिखा तो 3 बार बनाया मैंने आपके सामने। हम इसे पता है क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसे, बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसे, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये चिन्ह कैसे काम में लिया जाता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, ये चीज़ मैं अब आपको सिखाऊंगा यहाँ से आगे। ठीक है, एक बार ये मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप बेफिक्र पढ़ें, गणित पढ़ने में आपको घोर आनंद की प्राप्ति होगी, बिल्कुल प्राप्ति होगी भैया, है ना, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में। जुड़ के रहें बस आप तो। ठीक है, हाँ, और कोई भी बात हो, कोई भी जैसे चीज़ आपको एक्स्ट्रा पूछनी हो तो आप बिल्कुल मेरे नंबर ले लें और आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, एक ही नंबर है मेरे पास 9694828419। यही फेसबुक का है, यही व्हाट्सएप का है, सारा कुछ इसी पर है, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ एक नंबर पर है। समझ रहे ना आप बात को। आपकी जो भी गणित में समस्या है, कैसी भी समस्या है, सबका समाधान करूंगा मैं। आप मेरे से कॉल करके कह सकते हैं अपनी समस्याओं को और कमेंट में कर दें, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे शर्मा जाते हैं, नहीं सर से डायरेक्ट संपर्क करना है, तो उनके लिए मैंने ये बताया वो डायरेक्ट संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आप खूब पढ़ें, IIT लेवल तक के सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप मेरे से पूछोगे तभी तो कराऊंगा। ठीक है, ये आपका काम है पूछने का, हल करने का। आप आओ तो सही मेरे पास, समझ रहे ना आप बात को। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़ें, बेफिक्र होके पढ़ें, समझ रहे ना बेटा बात को। चलो अब हम हमारी बातों को टॉपिक से जोड़ते हैं। हम एक चिन्ह के बारे में बता रहे थे, हम एक चिन्ह के बारे में बता रहे थे। कौन से चिन्ह के बारे में बता रहे थे भैया, पता है ना तुम्हें? कौन सा चिन्ह था बताओ, कौन सा चिन्ह था? बिलोंग्स टू। कौन सा चिन्ह था? बिलोंग्स टू। थोड़ा समय जरूर लूंगा पढ़ाने में, लेकिन जो पढ़ा दूंगा पक्का भूलने नहीं दूंगा, भूलने नहीं दूंगा, गणित भूलने नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि सब कुछ मैं उसी जगह पर ऐसा करा देता हूं, बेफिक्र बच्चा आराम से मस्त होके जाता है। ठीक है, और आपने देखा भी है, ऐसा थोड़ी है आपने नहीं देखा है, आपने क्लासें ली हैं ऑफलाइन, आपने सारा कुछ देखा है। ये तो ऑनलाइन एक माध्यम चल रहा है। ठीक है, अब जैसा चल रहा है वैसा काम टीचर को करना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक अच्छा टीचर वही है जो सारी समस्याओं का समाधान करे। हम तो आपके लिए ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बिलोंग्स टू के बारे में बताता हूँ। ये जो चिन्ह बनाया था मैंने बेटा आपके सामने, ये किसका चिन्ह बनाया था मैंने? बिलोंग्स टू का। कैसे पढ़ेंगे इसको? बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। यही चिन्ह फिजिक्स में पढ़ेंगे और वहां आप इसे एप्सिलॉन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? एप्सिलॉन के नाम। फिजिक्स और मैथ में गहरा संबंध है, इसमें दोस्ती है, पुरानी दोस्त हैं ये दोनों। कुछ चीजें मैथ की फिजिक्स में जाएंगी, कुछ फिजिक्स की मैथ के अंदर आएंगी, इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो गणित लेने वालों को फिजिक्स में कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छे से उन्हें समझ आता हुआ चला जाएगा, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। इतनी मोटी किताब होती है फिजिक्स की, अगर मैं उसके अंदर से गणित को निकाल लूँ ना तो फिजिक्स की किताब इतनी सी हो जाती है। ठीक है, पूरा मैथमेटिकल भाग भरा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, और आप अच्छे से वो यहाँ से सीख सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बिलोंग्स टू के बारे में बताता हूँ। बिलोंग्स टू क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई समुच्चय है बेटा, ए समुच्चय 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास समुच्चय के अंदर अवयव हैं। 5 अवयव मैंने यहाँ से लिख दिए हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब हम सीख क्या रहे हैं? बिलोंग्स टू के बारे में सीख रहे हैं कि बिलोंग्स टू का चिन्ह कैसे काम में लिया जाता है, किस तरह से काम में लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो बिलोंग्स टू देखेंगे आप, मैं आपके सामने लिखता हूं 1
बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। समझने आप बात को? देखो बेटा, 1 बिलोंग्स टू ए अर्थात अवयव 1 समुच्चय ए में विद्यमान है। अवयव 1 समुच्चय ए में विद्यमान है। जल्दी से बताएं, क्या अवयव 1 समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अवयव 1 समुच्चय ए का ही तो अवयव है। अवयव 2 समुच्चय ए में विद्यमान है। अवयव 3 समुच्चय ए में विद्यमान है। ऐसा तो मैं लिख ही नहीं सकता कि अवयव 7 समुच्चय ए में विद्यमान है। ऐसा मैं क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अवयव 7 समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है। अवयव 7 समुच्चय ए में विद्यमान बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां आता है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या आता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे आपका बराबर का चिन्ह होता है, बराबर होते हैं तो लगाते हैं, नहीं होता तो इस तरह कर देते हैं, भाई बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारा बिलोंग्स टू है। अगर अवयव समुच्चय में होगा तो बिलोंग्स टू है, और अवयव समुच्चय में नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू है। अर्थात वो अवयव उस समुच्चय के अंदर विद्यमान नहीं है, उस समुच्चय का वह अवयव नहीं है। ठीक है, जैसे 7 है, 7 अवयव समुच्चय का नहीं है, अर्थात ये इसमें विद्यमान नहीं होगा। दिख रहा है हमको, नहीं है इसमें। हाँ, अवयव 1 है इसमें, अवयव 2 है इसमें, अवयव 3 है इसमें। ठीक है, इस तरह से बिलोंग्स टू को काम में लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताऊंगा बिलोंग्स टू के बारे में, वो क्या है सुनने जा रहे हैं आप भैया। बिलोंग्स टू का जो चिन्ह लगाया जाता है वो एक अवयव और एक समुच्चय के बीच में लगाया जाता है। आगे हमेशा अवयव होता है और पीछे हमेशा समुच्चय होता है। आप इस बात को ध्यान से सीख लेना, क्योंकि बिलोंग्स टू जब सवाल करेंगे ना तो ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप कहोगे ये तो अवयवी नहीं है सर, ये तो समुच्चय जैसा लग रहा है हमें, लेकिन लगने से कुछ नहीं हो रहा, समुच्चय जैसा लग रहा है, लगने दो। लेकिन बिलोंग्स टू का नियम नहीं बदलना। बिलोंग्स टू से पहले क्या है? हमेशा अवयव है। चाहे वो समुच्चय है, चाहे वो समुच्चय जैसा लग रहा है, लेकिन आप उसे क्या मानोगे? अवयव मानोगे, क्योंकि ये बिलोंग्स टू कहता है। ये बात कौन कहता है? बिलोंग्स टू कहता है कि बिलोंग्स टू से पहले अवयव, बाद में समुच्चय। ठीक है भैया, ये बात आप अच्छे से सीख लो और यहां बैठा लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, देखो भाई, जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो सारा मैं आपको एक सिस्टम से बिल्कुल यहीं पर नोट कराऊंगा। कोई पीडीएफ वगैरह नहीं भेजूंगा, मैं सारा कुछ आपको यहीं लिखाऊंगा, सब कुछ साथ साथ कराऊंगा। ठीक है, हाँ, अवयव और ये समुच्चय। बिलोंग्स टू से पहले हमेशा कौन होगा? अवयव होगा, और बिलोंग्स टू के बाद में हमेशा समुच्चय होगा। ये सारे अवयव हैं। क्या है? ये सारे अवयव हैं। अगर समुच्चय ए में विद्यमान है तो बिलोंग्स टू है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। एक एग्जाम्पल और देखेंगे आप इस तरह का, जैसे समुच्चय बी बराबर ए बी सी डी, यही रोक दिया मैंने, मान लो। ठीक है भैया, सुनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहां से, ये कोई समुच्चय बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? समुच्चय बी लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अवयव ए समुच्चय बी में विद्यमान है? भाई घबरा मत जाना कि सर यहाँ तो ए था, यहाँ बी आ गया। अरे ये समुच्चय है, जैसे यहाँ ए था तो ए आ गया, अब यहाँ बी है तो बी आएगा। जैसा समुच्चय वैसा आएगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो अवयव ए समुच्चय बी में विद्यमान है। ये चीज आप चेक कर लें। बताएं आप मुझे, जल्दी से बताएं आप मुझे, क्या अवयव ए समुच्चय बी के अंदर विद्यमान है? बिल्कुल है। देखो आप, अवयव ए समुच्चय के अंदर विद्यमान है, समुच्चय बी के अंदर
अवयव ए विद्यमान है, तो ए बिलोंग्स टू बी बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूँ बी बिलोंग्स टू बी बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूँ एम बिलोंग्स टू बी, भैया गलत है। गलत कौन है? बिलोंग्स टू। कहीं आप समझ जाओ डज नॉट बिलोंग्स टू। भ्रमित करने वाले बहुत हैं। तुम्हारे गुरुजी ने तो ऐसे कहा था, ये तो ऐसे है। बच के रहना है भाई सबसे। हाँ, बहकाने वाले बहुत घूम रहे हैं, ठीक है, मंडराते रहते हैं। परिणाम देखो, क्या देखो? परिणाम देखो कि कौन कैसा परिणाम देता आ रहा है, वो चीज़ देखनी है आपको। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। सारे लोग ऐसे ही घूमते हैं, बुराई करते हैं, ठीक है। हाँ, आपको रिजल्ट देखना है कि हमारे सर पिछले परिणाम कैसे देते आ रहे हैं। क्या सर ने कभी अंतिम बॉल पर भी छक्का लगा के मैच जिताया है? हैं? क्या बोला मैंने? क्या सर ने कभी अंतिम बॉल पर छक्का लगा के मैच जिताया है? भाई आपको मान लो एक बॉल पर 6 रन चाहिए। आपका कड़ाके का मैच चल रहा है और 2 टीमों का जानदार मैच हो रहा है, बहुत बढ़िया स्कोर था दोनों टीमों का। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि एक बॉल पे 6 रन चाहिए। तो एक बॉल पे 6 रन चाहिए तो आप कैसे खिलाड़ी को भेजोगे? आप कैसे खिलाड़ी को भेजोगे 6 रन बनाने के लिए? भाई आपके पास ऑप्शन है जैसे महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए और मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉल पे 6 रन चाहिए, तो आप किस खिलाड़ी को भेजोगे? आप तुरंत कहोगे कि सर महेंद्र सिंह धोनी जाना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी जाना चाहिए। आप ऐसा क्यों कहोगे? क्योंकि आप महेंद्र सिंह धोनी को पहले से जानते हो। आपने देखा है कि उसने ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं, उसने मैच जिताए हैं छक्का लगा करके, उसने छक्का लगा करके मैच जिताए हैं। तो भैया आप ऐसे खिलाड़ी पर विश्वास करोगे ना जिसने पहले कभी मैच जिता दिया हो छक्का लगा करके, कि आप ऐसे खिलाड़ी पर विश्वास करोगे जिसने कभी मैच जिताया ही नहीं छक्का लगा करके? नहीं करोगे ना। तो भैया 100 अंक देना हमारी फितरत में है। हम लगातार 8-9 वर्षों से 100 अंक देते आ रहे हैं। पूरा डाटा फेसबुक पर सेव है मेरे नाम से, मनीष शर्मा के नाम से। आप फेसबुक खोल करके पूरा डाटा चेक कर सकते हैं। विद रोल नंबर, मार्कशीटें पड़ी हुई हैं FB पर कंप्लीट, और 100 अंकों की लाइन लग रही है। समझ रहे हैं आप बात को? तो परिणाम देखें, बहकावे में ना आए, परिणाम देखें, पढ़ाई देखें और कुछ नहीं देखें। समझ रहे हैं आप बात को? कहाँ आपका बेनिफिट हो सकता है, कहाँ आपको फायदा मिल सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको दे पाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं भैया, ठीक है। चलो जी, अब आप आगे सुनेंगे बेटा। तो ये जो बात थी अपनी भैया कैसी हो गई कि एम समुच्चय बी के अंदर विद्यमान नहीं है, इसीलिए कौन सा चिन्ह लगाया? डज नॉट बिलोंग्स टू का लगाया। कौन सा चिन्ह लगाया? डज नॉट बिलोंग्स टू का लगाया। अगर ये अवयव हो जाता तो बिलोंग्स टू आ जाता, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। इनमें मैंने कौन सा चिन्ह लगाया जी? बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाया। ठीक है बेटा, ये बिलोंग्स टू के चिन्ह से हो गए। तो मेरे हिसाब से बिलोंग्स टू के बारे में आप सीख चुके होंगे कि बिलोंग्स टू का चिन्ह कैसे काम में लिया जाता है बेटा। बिलोंग्स टू से पहले अवयव होता है, बाद में समुच्चय होता है। अगर अवयव समुच्चय में होता है तो बिलोंग्स टू, अवयव समुच्चय में नहीं होता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे आपको ये काम में लेना है, ठीक है। ये चिन्ह मैंने आपको क्यों बताया है और चिन्ह मैंने आपको क्यों नहीं बताए? क्योंकि इसका यूज यहाँ पर हो रहा है। चिन्हों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे जो काम आएगा मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा, ठीक है बेटा। तो ये वाला चिन्ह अपना बिलोंग्स टू का इस तरह से आपको यूज में लेना है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, समुच्चय चल रहा है। क्या चल रहा है? समुच्चय चल रहा है। तो समुच्चय वाला जो टॉपिक है उसमें हम बहुत सारी बातें ऐसी भी सीखेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके अंदर काम आ जाएंगे बीच में। फिर आप एकदम से कहोगे सर ये कहाँ से आ गया बीच में, तो वो सारा कुछ आपको सिस्टम से पहले से करा के दिया जाएगा।
10th में 11th में बहुत अंतर है। 10th आपने पता नहीं कौन से स्तर से पढ़ी है, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। सीधे फॉर्मूले पे आए, फॉर्मूला लिखा, सवाल देके हल करना शुरू कर दिया। ऐसा यहाँ नहीं होगा। अरे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तो थ्योरेटिकल पार्ट को समझाने में लग जाएंगे, समझाने में लग जाएंगे। प्रश्नावली तो बहुत बाद में शुरू करनी है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सारे सवाल होते ही चले जाएंगे बिल्कुल सीरियल से, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसा कि आपने देखा ऑफलाइन क्लास में कितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रश्नावली शुरू ही नहीं हो रही। इतना मैटर चल रहा है, लगातार चलता ही जा रहा है, कमी नहीं है। वो तो मैं फिर भी आपको एनसीईआरटी के लेवल का चला रहा हूँ, नहीं तो अंत ही नहीं है। फाउंडेशन का पढ़ाने लग जाए तो कितना बड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन हमारा पूरा फोकस जो रहता है वो एनसीईआरटी की बुक पर रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही चल रहा है आपके सिलेबस में, ठीक है। हाँ, तो बेटा आज हमने बिलोंग्स टू को बिल्कुल अच्छे से ढंग से पढ़ लिया है, और समुच्चय की छोटी छोटी बात में हमने सिर्फ समुच्चय की परिभाषा को अच्छे से सीखा है। क्या सीखा है? परिभाषा को अच्छे से सीखा। क्या है, एक बार पुनः बोलता हूँ, बार बार इतना रिवाइज करा दूंगा कि दिमाग भी कहेगा यार ये तो याद ही हो गई अब तो समझ रहे हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और इसे इस तरह से मंझले कोष्ठक से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर होता है, और अंदर वाला जो अवयव होता है वो अधिकांशतः स्मॉल होता है, इस तरह से, ठीक है। नहीं तो आप कभी कभी आप उसे कैपिटल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शब्दों के समुच्चय बनाए थे ना, उसमें मैंने कैपिटल भी लिया था। तो दोनों बात मैंने आपकी क्लियर कर दी है, समझ रहे हैं बेटा आप बात को। अच्छा जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो मैंने आपको अब तक नहीं बताई है कि समुच्चय का विकास किसने किया था। समुच्चय का विकास किसने किया था? आप 11th मैथ में पढ़ रहे हो ना। आपको गणित कौन पढ़ा रहा है? आपको पता होना चाहिए कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। नाम बता चुका हूं जी, आपको गणित पढ़ा रहा है। तो ऐसे समुच्चय का विकास किसने किया था? हम समुच्चय तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और सीख लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं कि समुच्चय का विकास किसने किया था। जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने। किसने? हम अब गणितज्ञ कहेंगे, वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने समुच्चय का विकास किया था। किसने बेटा? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने समुच्चय का विकास किया था। जर्मन के थे ये। कहाँ के थे? जर्मन के। कहीं आप सोच रहे हैं यहीं अरवा के हैं अरवा के, कटुम्बर के, इसरोता के नहीं थे, नगर के नहीं थे, लीली के नहीं थे ये, ठीक है। कहाँ के थे ये? जर्मन के। कौन? जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज कैंटर नामक एक गणितज्ञ हुए थे, बहुत महान कहूँगा मैं इनको, ठीक है। और इन्होंने समुच्चय का विकास किया था, जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने, ठीक है बेटा। अब हम क्लास बंद करते हैं, यहाँ से आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।